नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 7वीं क्लास की पुस्तक है उसमें ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर है जल। तो आज इस जल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ ही जो लास्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया था बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। उसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने हैं कि मैक्सिको में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है उसको किस नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। मैक्सिको में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को किस नाम से पुकारा जाता है। तो इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलें। लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने व्हाट्सएप वगैरह पे स्टेटस पे भी लगाएं। तो दोस्तों आइए हम शुरुआत करते हैं। और इसके साथ ही आप सभी को एक चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि उसमें भी आपका ही लाभ है कि आप बहुत ही मेहनत के साथ, बड़ी ही शिद्दत के साथ, पूरे मन से अभी ज्योग्राफी साथ में पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारे पास तो सारा जो आंकड़ा है वो आ जाता है। व्यूज से मतलब नहीं होता, वॉचिंग टाइम जो है, अगर 10,000 विद्यार्थी भी उसको एक 30 मिनट के वीडियो को देख रहे हैं तो उसका वॉचिंग टाइम जो है वो बहुत अच्छा आ रहा है। यानी उसका मतलब ये है कि विद्यार्थी जो हैं वो पूरे वीडियो को एक एक लाइन को सुन रहे हैं। ये आपके लिए ही लाभ की स्थिति है। आपके कंसेप्ट इतने जबरदस्त क्लियर हो जाएंगे कि उसके बाद ज्योग्राफी में आपको कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। और ज्योग्राफी की तो नींव तो यही है। तो इसी तरह पढ़ते रहिए। भारतीय संस्कृति में जल का महत्व। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। उक्त पंक्ति में रहीम जी द्वारा हमारे किस अमूल्य संसाधन की महत्ता बताई गई है। जल का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। जीवन का मुख्य आधार जल है। मानव, जंतु और वनस्पति जगत सभी जल पर निर्भर करते हैं। पृथ्वी ग्रह पर जल की उपलब्धता के कारण ही जीवन संभव है। अतः जल ही क्या है? जीवन है। मानव सभ्यता के सभी पहलुओं को छूने वाला एकमात्र तथ्य जल ही है। समाज में कृषि विकास से लेकर औद्योगिक विकास तक जल का महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसमें आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ आपके एक ध्यान में है, एक जानकारी में रखने के लिए चीजें होती है। इसमें से आपको नोट्स के रूप में कुछ लिखने वाली चीजें नहीं है। ये नोट्स के रूप में जो फैक्ट आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 8वीं क्लास से। धमाधम करके फैक्ट, हर लाइन फैक्ट। अभी फैक्ट नहीं, अभी तो आपके कंसेप्ट क्लियर करा रहा है कि थोड़ा थोड़ा आराम से फिसलो। 8वीं क्लास में पता चलेगा आपको। भारतीय संस्कृति में जल को देवता माना गया है। यदि जीव मंडल से जल को अलग कर दिया जाए तो जीव मंडल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि जल ही क्या है? जीवन है। जल है तो वनस्पति है, जल है तो वन्य जीव है, जल है तो समुद्र, नदियां, झरने, तालाब, कुएं, वायुमंडल है। तो इसमें भी कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस सुनते रहो मजे से। क्या आपने कभी किसी को हाथ में लेकर जल लेकर प्रतिज्ञा करते हुए देखा है? क्या आपने किसी को प्रातः सूर्य, तुलसी, पीपल आदि पर जल चढ़ाते हुए देखा है? पता लगाइए हम ऐसा क्यों करते हैं। जल हमारे जीवन का आधार है, इसलिए जल को प्रदूषित करना पाप समझा जाता है। पीने, नहाने धोने, सिंचाई, औद्योगिक विकास और पृथ्वी पर तापमान के संतुलन को बनाए रखने आदि में जल की आवश्यकता होती है। वायु के बाद मानव के लिए जल ही महत्वपूर्ण संसाधन है। अतः जीव जगत के लिए जल का संरक्षण करते हुए प्रदूषित इसे होने से बचाना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि जल का कोई विकल्प नहीं है। नोट्स के रूप में इसमें से भी कुछ नहीं लिखना। ये दोस्तों विश्व की प्राचीन सभ्यताएं हैं जो जल के किनारे विकसित हुई। ये देखिएगा, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ये नील नदी घाटी की सभ्यता, सिंधु, हवांग, माया, एज़टेक, इनका। तो ये नदियों के किनारे विकसित कुछ सभ्यताएं हैं। ये जो माया एज़टेक वाला स्थान है ये मैक्सिको जो है वो दिखेगा। जो आपका क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा है कि मैक्सिको में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, तूफान है, उनको किस नाम से जानते हैं। इनका वाला है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की तरफ है इधर। ये नील नदी घाटी की सभ्यता ये मिस्र में है। मेसोपोटामिया की सभ्यता यानी वर्तमान इराक, तो ये कौन सी है? दजला फरात जो नदियां हैं उनके मध्य विकसित हुई। हवांगो ये चीन की सभ्यता है, जो हवांगो यांगटी सिकियांग इन दोनों नदियों के यहाँ विकसित होती है। और भारत और पाकिस्तान के अंदर कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता से मतलब सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास जो लोग बसे उसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं।
तो ये विश्व की कुछ सभ्यताएं हैं। और देखिए, सभ्यता विकसित वहीं होगी जहां नदी होगी, क्योंकि लोग रहेंगे कहाँ? अगर रह लेंगे तो पानी कहाँ से लाएंगे? और क्या बिना पानी के काम हो सकता है? नहीं चल सकता। पानी तो आपको पीने के लिए चाहिए, पानी तो पानी है। हमारी बॉडी का 70% पानी है, तो पानी के बिना आप रह ही नहीं सकते। फसल कहाँ से उगाओगे? तो इसीलिए जो भी कुछ सभ्यताएं भी विकसित हुई है, वो आसपास उसके 100% कोई ना कोई नदी होगी। आगे पढ़ते हैं। मानचित्र अध्ययन से हम यह जान गए हैं कि विश्व की प्रमुख सभ्यताओं का विकास जल स्रोतों के निकट हुआ है। अभी जो ऊपर आपको बोला मैंने, इन सभ्यताओं ने जल स्रोतों से न केवल पेयजल ही प्राप्त किया है, वरन कृषि, व्यापार, परिवहन और सुरक्षा आदि सुविधाओं का लाभ भी प्राप्त किया है। विश्व के प्रमुख नगरों और कस्बों का विकास नदियां, झीलों और सागरों के तटों पर हुआ है। जल हमारे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक महत्व का केंद्र रहा है। क्या आप जानते हैं, राजस्थान के नदी तट पर बसे कुछ शहर और नदियां? तो कोटा शहर का भी आता है कि कौन सी नदी के किनारे पर बसे हुए शहर हैं ये, जो उसके तट पर हैं। कोटा जो है चंबल नदी के तट पर, टोंक बनास के, उदयपुर जो है यह आयड़ नदी के। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। राजस्थान के अंदर आपको ऐसे जिलों के नाम बताना है। राजस्थान में ऐसे 2 जिलों के नाम बताइए जहां पर कोई नदी नहीं है। ये किसी समय में आर.एस. प्री का एक फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था, आरपीएससी का। जैसे कई आरपीएससी के बड़े फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं, बनी ठनी। ये पहले आरपीएससी का किसी जमाने में एक फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था। 100 क्वेश्चन का जीके का पेपर होगा, उसमें वो एक तो पूछेगा ही पूछेगा, बनी ठनी कहाँ की है। तो ऐसे करके कुछ फेवरेट क्वेश्चन है, उसमें से भी आरपीएससी का किसी समय में एक फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था। राजस्थान के ऐसे कौन से 2 जिले हैं जहां एक भी नदी नहीं है? आपको उन 2 जिलों का नाम कमेंट करके बताना है। तो मित्रों, ये आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है। नदी के किनारे स्थित नगर, महासागर के तट पर स्थित नगर और झील के किनारे स्थित नगर। दिल्ली जो है ये कौन सी नदी के किनारे है? यमुना है। और आप जानते हैं कि अभी कोरोना वायरस के कारण मित्रों, जो नेचर है, प्रकृति है, इसमें 100 साल के अंदर जितना सुधार नहीं हुआ, उतना सुधार प्रकृति में अब हो रहे हैं। लोगों ने इसको क्या कर दिया था, प्रदूषित। पूरी प्रकृति को, नदियां, झीलें, पेड़ काटना, और कितना ही तरह की जो है बेचारी प्रकृति रो रही थी। लेकिन प्रकृति में आप यमुना का पानी देखिए, जो एक नाले के रूप में बन गई थी। वहां के लोगों द्वारा जो कचरा, जो ये बड़ी बड़ी होती है, क्या कहते हैं, ये फैक्ट्रियां, इनका जो पानी निकलता है, बेकार पानी, तो वो सब यमुना में मिलता था। अब यमुना देखिए आप कितनी साफ हो गई है। गंगा नदी एकदम आपको अंदर जमीन तक गंगा का पानी बिल्कुल साफ दिखेगा। अभी जो हजारों करोड़ के बजट नहीं कर पाए, वो काम किसने कर दिया? एक कोरोना ने कर दिया। लोगों को घर के अंदर पटक दिया कि घर के अंदर पड़े रहो, और 1-1.5 महीने के अंदर अंदर पूरी गंगा साफ हो गई। तो आप देखिए कि कुछ चीजों के हमेशा नुकसान ही नहीं होते, फायदे भी उनके होते हैं। दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है? यमुना। देश भारत। इलाहाबाद कौन सी नदी के संगम पर है? गंगा यमुना, भारत। लंदन कौन सी नदी के किनारे है? थेम्स, या इसको टेम्स भी लिखा था, टेम्स नदी के किनारे, इंग्लैंड। रोम जो है कौन सी नदी के किनारे है? टाइबर। और देश कौन सा है? इटली है। पेरिस कौन सी नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। और कौन से देश में? फ्रांस। अब बात करते हैं मुंबई कौन से महासागर के किनारे है? हिंद महासागर, भारत। चेन्नई, हिंद, भारत। न्यूयॉर्क यूएसए में है, अटलांटिक के किनारे। आप दोस्तों इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना कि मुंबई आप कहोगे सर ये तो अरब सागर की तरफ है, इधर इधर मुंबई है, तो इधर तो अरब सागर है। ये महासागर की बात कर रहा है यहाँ सब, ये महासागर के, हिंद महासागर के हिस्से हैं ये, छोटे छोटे ये सागर वगैरह जो भी हैं। न्यूयॉर्क में अटलांटिक महासागर। बीजिंग जो है ये प्रशांत महासागर, चाइना का। अभी पूरे जो दुनिया में कोरोना फैला रखा है, चीन का ही सारा खेल है ये। सिंगापुर, तो सिंगापुर जो है ये कहां पर है? प्रशांत महासागर के तट पर स्थित देश है, नगर हैं।
झील के किनारे स्थित नगर। अब कौन कौन सी झील के किनारे स्थित नगर हैं? तो डल झील के किनारे श्रीनगर, पुष्कर के पुष्कर, ये तो अजमेर में है, आप जानते हैं, भारत। शिकागो कौन सी झील के किनारे? मिशिगन झील के किनारे, यूएसए में। डुलुथ जो है वो कौन सी झील के किनारे? सुपीरियर, यूएसए में। और बफेलो झील जो है इसके किनारे है बफेलो, कहां पर है? यूएसए का एक नगर है, ईरी झील के किनारे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चार्ट है आपके लिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद में आता है जल चक्र। हमारे आसपास नदियां, झीलें, तालाब, सागर, भूमिगत जल आदि प्रमुख जल स्रोत हैं। इन्हें जल वर्षा, रेनफॉल से प्राप्त होता है। इन्हें जल कहां से प्राप्त होता है? आपके आसपास जो भी नदियां हैं, झीलें, तालाब, सागर, भूमिगत जल आदि प्रमुख जल स्रोत हैं, वर्षा से। तापमान और पवन के कारण इन जल स्रोतों से वाष्पीकरण और वनस्पति से वाष्पोत्सर्जन होता है। पवनों को सागरों से जलवाष्प प्राप्त होती है, जिसे हम आर्द्रता कहते हैं। लास्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने ये चीजें। जो गर्मी होगी तो उससे सागरों से क्या होगा? जल वाष्प के रूप में ऊपर उठेगा। पवन उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाएगी। अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर हवाएं हमेशा चलती है, तो वहां जाकर के और वो वाष्प जो है वो बारिश कर देगी। वाष्प के ऊपर उठने पर तापमान में कमी आती है, जिससे वाष्प पर पुनः छोटी छोटी जल बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। इन्हीं जल बूंदों से संघनन से बादल बनते हैं। संघनन क्या बताया था आपको? पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। गैस से द्रव के रूप में जो बदलने की घटना है, जो प्रक्रिया है, उसको हम कहते हैं संघनन। बादलों से वर्षा प्राप्त होती है और वर्षा का जल नदियों के माध्यम से पुनः सागरों में मिल जाता है। इस प्रकार जल सौर से वाष्पीकृत होकर जल विभिन्न स्वरूपों में बदलता हुआ पुनः जल स्रोतों में आकर मिल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को जल चक्र कहा, वाटर साइकिल कहा जाता है। तो ये आप समझ गए। अब ये मैप में और देखिए, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि विश्व में वर्षा का वितरण, ये देखिएगा एक मैप के माध्यम से बता रहा है। ये यहां सूर्य चमक रहा है और यहां वाष्पीकरण, ये महासागर है। वायुमंडल की कुल जलवाष्प का लगभग 80% भाग महासागरों से प्राप्त होता है। संघनन और बादल बनना, तो ये वाष्पीकरण हुआ, ये वाष्प ऊपर गई। ऊपर क्या होता है? तापमान कम होता है संघनन की क्रिया के द्वारा, यानी गैस का द्रव में बदलना, बूंदों के रूप में आया। ये पवन जो है इसको अपने साथ उड़ा के ले जाएगी। फिर कई कारण होंगे कि कहां कहां बारिश करेगी। फिर इसने बारिश किया, झील में बारिश गया, हिम पर भी बारिश हुई, जल बहाव। और फिर कुछ भूमिगत जल के रूप में है कि जमीन के अंदर पानी चलता गया चलता गया चलता गया। आप जो हैंडपंप वगैरह लगाते हैं, ये सब इसी भूमिगत जल है। कुएं खोदे जाते हैं बहुत गहराई में, बोरिंग की जाती है, वो सब भूमिगत जल से आप पानी निकालते हैं। और भूमिगत जल से भी ये होता 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 भी वापस कहां तक जाता है? महासागरों में मिल जाता है। तो एक वाटर साइकिल है ये। नदियों के माध्यम से वापस महासागरों में मिलता है, भूमिगत जल के माध्यम से जाता है, तो सब अलग अलग तरीकों से। तो वाष्पीकरण, महासागरों से जल निकला और ये बेचारा घूम घाम के पूरी दुनिया को लाभान्वित करता हुआ वापस जाकर के किस में मिल गया? महासागर में। तो कितनी अच्छी चीज है। विश्व के किन भागों में अधिक और किन भागों में कम वर्षा होती है? विश्व के विभिन्न प्रदेशों के जल स्रोत वर्षा के वितरण से प्रभावित होते हैं। भारत के मेघालय राज्य में स्थित मासिनराम और चेरापूंजी में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, जबकि थार के मरुस्थल में भारत की सबसे कम वर्षा होती है। वर्षा का यह वितरण भौगोलिक कारकों के द्वारा निर्धारित होता है। तो आप जानते हैं कि मेघालय के अंदर मासिनराम और चेरापूंजी है, वहां विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। थार के मरुस्थल में यानी राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, यहां भारत में सबसे कम वर्षा होती है। क्या कारण है? ये आपको पहले भी बताया था कि कई कारण हैं, कई भौगोलिक कारक हैं जो इस वर्षा को प्रभावित करते हैं। अब उसके बाद में आता है खारा और मीठा जल। पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल का लगभग 2.5% यानी 2.5% जल पीने योग्य है, जिसे मीठा या स्वच्छ जल कहते हैं। यह आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है। 2.5% जो है इस धरती पर जो जल है उसका 2.5% पीने योग्य है, लेकिन इसका भी अधिकांश भाग ध्रुवों और ऊंचे पर्वतों पर बर्फ के रूप में जमा हुआ है। स्थल पर मीठे जल के प्रमुख सोर्स नदियां, झीलें, बांध, तालाब, कुएं, एनिक भूमिगत जल हैं।
महासागरों का जल खारा होता है क्योंकि इनमें लवण की मात्रा अधिक होती है, बहुत ही ज्यादा खारा होता है। स्थल पर भी कुछ झीलों का जल खारा होता है, जैसे तुर्की की वान झील विश्व की सबसे खारी झील। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। तुर्की की वोन झील खारी झील, जॉर्डन और इजराइल के मध्य स्थित मर्द सागर, राजस्थान की सांबर झील। ये मर्द सागर ये तो इतनी खारी है कि इनमें इंसान पानी में डूब ही नहीं सकता, ऊपर ही पड़ा रहेगा, वो जो ही जाएगा वापस ऊपर आ जाएगा, इतनी ज्यादा लवणता है उनमें। और राजस्थान की सांबर झील, खारे जल को कठोर जल भी कहा जाता है। जल का खारापन उसमें मिले सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और अन्य लवणों की उपस्थिति के कारण होता है। और इन्हीं खारे पानी से लोग क्या बनाते हैं? नमक बनाते हैं। जो सफेद नमक आप लाते हैं, टाटा का शुद्ध नमक और भी फलाना फलाना नमक, हालांकि आपके एक बहुत ही काम की चीज है। अगर कोई व्यक्ति उसको अप्लाई करना चाहे तो उसको निश्चित रूप से करना चाहिए। ये जो नमक होता है, सफेद वाला नमक, ये इंसान के लिए नहीं बना है, ये सही नहीं होता। जो सेंधा नमक है, जिसको आप काला नमक कहते हो, पहाड़ी नमक कहते हो, पाकिस्तानी नमक कहते हो, सेंधा नमक कहते हो, वो नमक पिसा करके और उसे नमक की जगह इस्तेमाल करना चाहिए। तो कितने ही तरह की बीमारियां हैं जिससे इंसान बच सकता है। महिलाओं में थायराइड की जो बीमारी होती है, थायराइड की बीमारी से बचने का एक रामबाण इलाज होता है कि सेंधा नमक का प्रयोग करो। ये सफेद वाला नमक खाओ ही मत, ये तो जहर है। जैसे चीनी जहर है, सफेद जहर, वैसे ही ये नमक होता है। चीनी की जगह इस्तेमाल आप गुड़ कर सकते हो। चाय बनाते हो, गुड़ की चाय बना करके पियो, बहुत अच्छी लगेगी। गुड़ खाना चाहिए चीनी की जगह। मजबूरी एक अलग चीज है, लेकिन एक आप कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, गुड़ खा सकते हैं। कई कहते हैं चाय फट जाती है। जब दूध उबल जाए और जब आपको छाननी हो जाए, उस टाइम थोड़ा सा गुड़ गिरो, थोड़ा सा गुड़ को कूट के उसमें मिला दो, गुड़ की चाय पियो। मिश्री प्रयोग कर सकते हो। लेकिन चीनी बहुत खतरनाक जहर है, नमक जहर है। तो ये विकल्प हैं दूसरे अच्छे अच्छे। तो ये देखिएगा, ये एक मैप है कि विश्व में स्वच्छ जल की उपलब्धि कहाँ कहाँ है। तो इन्होंने ये बता रखे हैं स्थान कि यहां जो है स्वच्छ जल मिलेगा। वर्तमान में वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक का आविष्कार कर लिया है जिससे महासागरों के खारे पानी को मीठे जल में बदला जा सकता है। मानचित्र से स्पष्ट है कि अधिक जनसंख्या तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति स्वच्छ जल की उपलब्धि कम है। जहां जनसंख्या अधिक है और वर्षा कम है, वहां प्रति व्यक्ति स्वच्छ जल की उपलब्धि कम है। जैसे भारत, सहारा मरुस्थल, ये आप देख रहे हैं, ये जो स्थान है ये हिंदुस्तान का। ध्रुवीय क्षेत्रों जैसे कनाडा, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस आदि में जनसंख्या की तुलना में जल का अनुपात अधिक है। तो वहां पानी बहुत है, बर्फीले पहाड़ हैं ऊपर, वो तो कितना ही पानी पिए आदमी, सारा दिन पानी में पड़ा रहे चाहिए, मीठे पानी में। प्रत्येक जीव के लिए पेयजल की आवश्यकता होती है और पीने योग्य जल अलग अलग सोर्स से प्राप्त किया जाता है। प्रत्येक प्रदेश में जल के वितरण की असमानता के साथ ही जल की गुणवत्ता भी अलग अलग होती है। कहीं जल पीने योग्य तो कहीं खारा जल पाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में फ्लोराइड युक्त जल भी पाया जाता है, जैसे राजस्थान के शेखावाटी और दक्षिणी राजस्थान में। तो फ्लोराइड युक्त जो जल होता है, इस जल को पेयजल के रूप उपयोग करने पर लोगों को हड्डियों से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अधिकांशतः शहरों, कस्बों और गांवों में जल वितरण पाइपलाइन और नल से किया जाता है, जबकि छोटे गांव और ढाणियों में जल अधिक दूरी से कुओं और बावड़ियों से लाया जाता है। अब आता है भूमिगत जल। आपने देखा होगा कि हैंडपंप, नलकूप, कुआं आदि से जल बाहर निकालते हैं कि ये जल भूमि में कहां से आता है। वर्षा जल जब भूमि के अंदर प्रवेश कर नीचे की कठोर चट्टानों के ऊपर एकत्रित हो जाता है तो उसे भूमिगत जल कहते हैं। यही भूमिगत जल कुओं और नलकूपों में एकत्रित होता है, जिसे हम मशीनों द्वारा पुनः धरातल पर लाकर सिंचाई और दैनिक उपयोग में लाते हैं। विश्व के विभिन्न हिस्सों में भूमिगत जल की गहराई भिन्न भिन्न है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में भूमिगत जल अधिक गहराई में पाया जाता है, जबकि मैदानी और समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में भूमिगत जल कम गहराई में पाया जाता है। भूमिगत जल स्तर में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन आता है।
वर्षा ऋतु में भूमिगत जल कम गहराई पर और ग्रीष्म ऋतु में अधिक गहराई पर पाया जाता है। वर्तमान में विश्व में भूमिगत जल में लगातार कमी आ रही है, जिसका कारण वर्षा का कम होना, अधिक सिंचाई, उद्योगों में जल की बढ़ती मांग, जनसंख्या वृद्धि के कारण जल का अत्यधिक दोहन है। इस कारण भूमिगत जल का स्तर तेजी से घटता जा रहा है। भूमिगत जल में कमी होने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जरा सोचिए। तो ये आप समझ गए, इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला जैसा कुछ है नहीं। भाई वर्षा ऋतु होगी तो भूमिगत जल आपको पास ही मिल जाएगा थोड़ा सा खोदने पर। ग्रीष्म ऋतु है तो चूंकि भूमि जो है वो गर्म होने के कारण जल का अवशोषण करती है, वो ज्यादा गहराई में आपको मिलेगा। अब आता है जल प्रदूषण। प्रकृति द्वारा प्रदत्त शुद्ध जल में यदि कुछ अवांछित तत्व मिल जाते हैं तो वह जल पीने और मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। इसे जल प्रदूषण कहते हैं। प्रकृति प्रदत्त जल मानवीय गतिविधियों के कारण प्रदूषित हो जाता है। प्रदूषित जल द्वारा अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं जो स्थलीय और जलीय जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। जल में उपलब्ध घुलनशील ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जल प्रदूषण भी जल संकट का कारण है। तो मित्रों, मनुष्य जो है वो जल को प्रदूषित करता है। और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस महामारी कोरोना के कारण लोग घरों के अंदर हैं, तो इस वक्त नेचर इतनी शुद्ध और साफ हो चुकी है, जल इतना स्वच्छ हो चुका है। कई वीडियो आते हैं, अभी लोग जगह कहीं हैं जो नदियों के पास में है, झीलों के पास में है, वो कोई वीडियो बना के डालते हैं तो देखते हैं कि इतना स्वच्छ जल है कि आपको उसका तल तक जो है वो भी साफ दिखाई देता है। जल प्रदूषण के कारण और प्रभाव। शुद्ध जल अनेक कारणों से प्रदूषित होता है। उनके प्रमुख कारण कल कारखानों और उद्योगों से निकले ठोस अपशिष्ट पदार्थों तथा रासायनिक तत्वों को जल में डालना, घरेलू अपशिष्ट पदार्थों को जल में डालना, कृषि में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग, जलाशयों पर कपड़े धोना और पशुओं को नहलाना, खुले में शौच, महासागरों में जहाजों से तेल रिसाव आदि हैं। प्रदूषित जल हमारे लिए अनुपयोगी हो जाता है। प्रदूषित जल के पीने के कारण अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। जल के ये देखिए एक मैप है भारत का कि इसमें प्रदूषित जल कहाँ कहाँ है। प्रदूषित नदियां, भूमिगत जल व जल अपशयन। तो अति प्रदूषित के ये निशान है, प्रदूषित का ये है, सामान्य प्रदूषित का ये है, प्रदूषित भूमिगत जल का ये गोला बना रखा है। औद्योगिक उपयोग में अपशयन ये ब्लू कलर का गोल है। और ये नदियां हैं, अति प्रदूषित, प्रदूषित और सामान्य प्रदूषित। तो इसमें देख लीजिए आप, जैसे प्रदूषित भूमिगत जल है तो इसमें राजस्थान वाला भी हिस्सा है, वही जो शेखावटी वाला, ये नागौर के आसपास का ये जो फ्लोराइड युक्त पानी है। तो आप देख सकते हैं कि भूमिगत जल कहाँ कहाँ प्रदूषित है। ये गुजरात की तरफ, और यहाँ देखिएगा बहुत ज्यादा है। क्यों? इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, उद्योग बहुत ज्यादा है। और ये अलग अलग हैं। औद्योगिक उपयोग से जहां जहां इंडस्ट्री लगी होगी, ये देखिएगा ये इंडस्ट्री जहां जहां लगी हुई है, क्योंकि इंडस्ट्री तो अब चूंकि सब जगह ही लगेगी। तो कहाँ कहाँ ज्यादा प्रदूषित है वो इसमें बताया गया है। जल के साथ घुले प्रदूषित तत्व फसलों और जलीय जीवों को भी हानि पहुंचाते हैं। वर्तमान स्थितियां विश्व के निकट भविष्य में भारी संकट, जल संकट की ओर संकेत कर रही हैं। आज विश्व में हर 6 में से एक व्यक्ति स्वच्छ जल के लिए जूझ रहा है। 2050 तक जब विश्व की आबादी 9 अरब होने का अनुमान है, तब लगभग आधे से अधिक लोग भीषण जल संकट से जूझ रहे होंगे। एक अनुमान के अनुसार 2020 तक दुनिया की आधी आबादी शहरी क्षेत्रों में रह रही होगी। लगातार बढ़ रही शहरी जनसंख्या तक जल पहुंचाना एक कठिन चुनौती होगी। बढ़ती आबादी, भूजल का अत्यधिक दोहन, ग्लोबल वार्मिंग, वन विनाश, व्यापारिक कृषि, कम वर्षा, बढ़ता औद्योगिकरण, शहरीकरण और आधुनिक जीवन शैली आदि के कारण जल तेज गति से कम हो रहा है, जबकि मांग तेजी से बढ़ रही है। तो इसमें कुछ लिखने वाली जैसी चीजें ऐसी है नहीं आपके। हालांकि आपके नॉलेज में ये चीजें होनी चाहिए कि अभी कितना जो है स्वच्छ जल के लिए कितने व्यक्तियों को उपलब्ध हो रहा है, 2050 तक क्या स्थिति हो जाएगी। तो ये स्थिति है। अब आता है जल प्रदूषण को रोकने के उपाय। क्या उपाय करेंगे आप? व्यक्तिगत और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर किए जा सकते हैं।
जनता का जागरूक होना एक सशक्त उपाय है जो जल प्रदूषण को दूर कर सकता है। प्रत्येक नागरिक को जल प्रदूषण नहीं करने और उसे रोकने का हर संभव प्रयास करने के प्रति जागरूक होना चाहिए। सार्वजनिक जलाशयों में स्नान, कपड़े धोना, पशुओं को नहलाना आदि नहीं करना चाहिए। रासायनिक खाद के प्रयोग को कम करना चाहिए। प्रशासनिक स्तर पर भी जल संरक्षण के उपाय किए जा सकते हैं। नगरों के सीवरेज के जल को जलाशयों में मिलने से पहले ही साफ करके पुनः उपयोग योग्य बना दिया जाए। ठोस शहरी कचरे का निस्तारण जल सोर्स में न करके अन्यत्र बंजर और अनुपयोगी भूमि पर किया जाए। जल प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक इकाइयों और नागरिकों के प्रति सख्त कानून हो। इस संदर्भ में भारत में जल प्रदूषण और निवारण और नियंत्रण कानून 1974 और पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 आदि कानून बनाए गए हैं। ये महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जल प्रदूषण निवारण कानून कब बनाया गया था, 1974 में, और ये 86 में। इनका सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है। टीवी, रेडियो, समाचार पत्रों के माध्यम से जल प्रदूषण और संरक्षण प्रति जन चेतना जागृत करना भी आवश्यक है। यदि जल प्रदूषण को नहीं रोका गया तो भविष्य में भारी जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः जल स्रोतों में फैलते प्रदूषण में मानवीय योगदान पर नियंत्रण आवश्यक है। भारत में गंगा और यमुना नदियां सबसे प्रदूषित मानी जाती है। गंगा को साफ करने के लिए भारत सरकार द्वारा गंगा एक्शन प्लान और नमामि गंगे नामक कार्य योजनाएं चलाई जा रही है। तो गंगा यमुना को तो कोरोना ने साफ कर दिया, लोगों को उठा उठा के घर में पटका कि तुम घर में पड़े रहो कुछ दिन, ताकि मैं इस पूरी प्रकृति को साफ कर दूं। तो मैंने आपको ऊपर बताया बहुत ज्यादा शुद्ध पानी हो चुका है, क्योंकि 1.5-2 महीने कम नहीं होते हैं कि जब जिसमें कुछ भी नहीं मिलाया जाए। जो काम हजारों करोड़ों के ये प्लान नहीं कर सके, वो काम इस एक नहीं दिखने वाले कोरोना ने कर दिया। इतनी शुद्धता इनमें आ चुकी है। लेकिन जो ही ये कोरोना खत्म होगा, लोग बाहर निकलेंगे, वही उद्योग इंडस्ट्री वापस चालू हो जाएगी। कुछ कुछ स्थानों पे तो हुई है, और फिर वापस वही स्थिति फिर हो जाएगी। जल संरक्षण। संरक्षण का अर्थ है जल का उचित उपयोग और भविष्य के लिए सुरक्षित रखना। अतः जल के दुरुपयोग को रोककर स्वच्छ जल को लंबे समय तक बचाकर रखना जल संरक्षण कहलाता है। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण, औद्योगिकरण, सिंचाई, कृषि विकास आदि कारण जल का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। विश्व के अधिकांश देश प्रदूषित जल और जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं, जिसका प्रमुख कारण जल के उपयोग में वृद्धि और संरक्षण का अभाव है। जल संसाधनों की कमी का एक प्रमुख कारण वन का विनाश भी है। जनसंख्या वृद्धि और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण संतुलन बिगड़ा है। अतः अधिकाधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। प्रकृति ने जिस मौसम में जहां जितना जल मिले, हम उसको जब तक हर पल सही ढंग से सहेजना शुरू नहीं करेंगे, हमारी समस्याएं बढ़ती रहेगी। मैंने आपको बताया था कि मित्रों, आपके घर में अगर छत जो है, अगर इस तरह से बना हुआ है कि बड़ी छत है या छोटी कैसी भी छत हो, आप घर में कुंड बना सकते हैं, पानी की टंकी बना सकते हैं, छोटी होदी बना सकते हैं, और बारिश के समय उस जल को स्टोर कर सकते हैं। तो वैसा शुद्ध अगर पानी पिएंगे तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। आरओ का पानी भी देखिए, ये जो जैसे लोग आरओ का पानी पीते हैं, तो आरओ का पानी भी उतना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जल के अंदर जितने भी खनिज लवण होने चाहिए, उन सबको नष्ट कर देता है वो। तो सबसे शुद्ध जो है वो तो वर्षा का ही जल है, मीठा पानी, एकदम शुद्ध। इसको पीजिए, स्वस्थ रहेंगे, पढ़ाई में दिमाग अच्छा चलेगा। सामाजिक आर्थिक विकास तेज गति से होता है। बुरे वक्त के लिए जैसे हम धन बचाते हैं, वैसे ही जल को भी बचाना होगा। परंपरागत जल संरक्षण विधि। प्राचीन काल से ही जल की कमी की समस्याओं से बचने के लिए राज्य और सार्वजनिक सहयोग से झीलें, तालाब, कुएं, बावड़ियां आदि का निर्माण किया गया है। राजस्थान में राजा महाराजाओं का प्राचीन काल में जल संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समय समय पर विभिन्न झीलों का निर्माण करवाना, उनकी मरम्मत करवाना, नदी के मार्ग को मोड़कर और झीलों को आपस में जोड़कर जल संरक्षण इसका उदाहरण है। तो मित्रों, आप देखते हैं कि कितनी बावड़ियां बनी हुई हैं। उसमें इस तरह से उनको बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए ये कोई बावड़ी है, तो जो सीढ़ियां बनाई जाएगी इस तरह से बनाई जाएगी कि लास्ट में 2 बाल्टी भी पानी बचा होगा तो वो भी व्यक्ति ले सकता है। इस तरीके से वो बनाई जाती है, सीढ़ी दर सीढ़ी दर सीढ़ी। जितना पानी ऊपर है उस पानी को लेकर के अपना प्रयोग करो। पानी कम होता जाएगा, वैसी सीढ़ियों के थ्रू कोई आपको किसी को सहायता की जरूरत नहीं, अपनी बाल्टी या जो भी अपना जो पानी का घड़ा ले जाओ उसको भर के ले आते थे।
तो बहुत अच्छे सिस्टम थे, गांव में तालाब होते थे, आज भी तालाब हैं, कुएं हैं, झीलें हैं। तो जितना इनको वापस डेवलप किया जाएगा, और सरकार के द्वारा किया भी गया है, बहुत अच्छा कार्य किया गया है इसमें, तो पूरे अभियान के तहत किया गया है। अब आता है परंपरागत जल स्रोतों की उपयोगिता और उन पर संकट। तो परंपरागत जल स्रोत पारिस्थितिकी और संस्कृति की अनुरूपता के आधार पर बने हैं, जैसे कुएं, बावड़ियां, नदी, तालाब, झीलें आदि। इनका निर्माण जल संरक्षण, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने, सिंचाई और जनता की जल पूर्ति के लिए किया जाता था। लेकिन वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि के कारण इन पर संकट मंडरा रहा है। कई व्यक्तियों ने इन पर कब्जा कर लिया, तो कुछ रख रखाव के अभाव में जर्जर हो गए हैं। आज यह सोर्स ही जल संकट के निराकरण का एक आधार बन सकते हैं। अतः परंपरागत जल प्रबंधन प्रणालियां हमारी विरासत का अभिन्न अंग है। जनसंख्या में वृद्धि और जल में हो रही निरंतर कमी के संदर्भ में परंपरागत जल संरक्षण की विधियां अधिक पारबल और कारगर हैं। तो इसमें कोई ऐसा लिखने वाले जैसा कुछ नहीं है, आज वाले में समझने की चीजें ज्यादा है, लिखने की कोई फैक्ट के तौर पर उतना नहीं है। आधुनिक जल संरक्षण विधियां। प्रतिवर्ष 22 मार्च को जल दिवस के में मनाया जाता है, यह आपको याद करना है। आधुनिक समाज में बढ़ते जल संकट को देखते हुए जल संरक्षण के लिए अनेक विधियां अपनाई जा रही है, जैसे बांध और नहर निर्माण, एनेक्ट निर्माण, बूंद बूंद फुहारा सिंचाई प्रणाली, दूषित जल को साफ करके पुनः उपयोग में लाना, जन जागरूकता फैलाना। रूफ टॉप जल संग्रहण विधि कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए अधिक उपयोगी विधि है। रूफ टॉप जल संग्रहण विधि, इस विधि में वर्षा के जल को भवन की छत से एक पाइप द्वारा नीचे बनी जल की टंकी हौज में एकत्रित कर लिया जाता है। बाद में आवश्यकता अनुसार इस जल का उपयोग किया जाता है। तो वही चीज है जो मैंने आपको बताई कि कुंड बना दिया जाए, घर में कुंड बनाते हैं, वैसे इस प्रकार से है कि छत से एक पाइप द्वारा हौज में एकत्रित कर लिया जाता है। मैंने जिसको कुंड कहा, इसने हौज कह दिया, टंकी कह दिया, और बाद में उसका प्रयोग करो। अब देखिए, ये एक उदाहरण दिया इन्होंने, राजसमंद के पिपलांतरी गांव के राजकीय विद्यालय में रूफ टॉप जल संग्रहण। तो ये जैसे छत है, ये छत से पाइप लगा हुआ है, और यहां ये देखिए ये टैंक बना हुआ है। तो इस टैंक में जो है कुंडी है, ये इसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा, बाद में मीठा पानी पीते रहो। क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं, पश्चिमी राजस्थान के लोगों ने जल की बूंद बूंद सहेजना मधुमक्खियों से सीखा है। यहाँ का एक लोकगीत भी है, मोह माखियां, मधुमक्खियां कहते हैं। जैसे कई बार मधुमक्खी खा जाती है गांव में, तो ये नहीं कहते कि मुझे मधुमक्खी खा गई, यहाँ कहते हैं कि मैंने मुंह माखी खा गई। मुंह माखी, वो मुंह माखी, ये यही मुंह माखी है मधुमक्खी। मोह माखियां फुलाशू रस रो एक एक कण चुगर, शहद रो ढेर लगा सके है, तो के महे मानस बादला रे बरसते रस ने नहीं सह सका। ये कह रहा है कि जब मधुमक्खियां फूलों के एक एक कण को चुग करके शहद का ढेर लगा सकती है, तो हम मानस यानी हम मनुष्य क्या बादल के बरसते जो रस है, बादल का बरसता पानी यानी अमृत, क्या उसको सहेज नहीं सकते? बिल्कुल सहेज सकते हैं। तो ये हो गया आपका। अब इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको लिखने मत बैठ जाना कि ये भी हम लिखेंगे, ये लिखने की चीज नहीं है। ये तो केवल एक अच्छी प्यारी सी चीज है, हर चीज लिखने की नहीं होती, बस पढ़ो। तो मित्रों, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, और अभी भी तस्वीर से स्पष्ट है कि भविष्य में स्वच्छ जल आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगा। हमें भविष्य को सुरक्षित रखना है, जल की हर बूंद को बचाना होगा। अतः साफ जल को भविष्य का सोना या नीला सोना, गोल्ड ऑफ फ्यूचर या ब्लू गोल्ड कहा जा सकता है। अर्थात जल है तो कल है। अब ये सभ्यता है, क्या क्या इनके अर्थ होते हैं? सभ्यता क्या होता है? लोगों की स्थायी बसावट और उनकी संस्कृति। वाष्पीकरण, किसी निश्चित तापमान पर जल का वाष्प के रूप में बदलना। वाष्पोत्सर्जन, वनस्पति द्वारा जल का वाष्प के रूप में छोड़ना। आर्द्रता या नमी, वायुमंडल में वाष्प के रूप में जल की मात्रा। संघनन, वायुमंडल में जल वाष्प का पुनः जल के विभिन्न रूप, ओस, तुषार, कुहरा, बादल में बदलना यानी गैस का द्रव में। अपशिष्ट, व्यर्थ और बेकार पदार्थ। तो दोस्तों पढ़ते हैं, क्वेश्चन है सबसे पहला, जल दिवस कब मनाते हैं? तो बताइए कब मनाया जाता है? तो क्या होगा? 22 मार्च। वान झील किस देश में है? तो वोन झील जो है वो है तुर्की में। प्रकृति प्रदत्त जल मानवीय गतिविधियों के कारण कैसा हो जाता है? भारत के मेघालय राज्य में स्थित में कौन से स्थान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा? जो जल भूमि के अंदर प्रवेश करता है उसको क्या कहते हैं? खारे जल को।
कौन सा जल भी कहा जाता है, रूफ टॉप जल संरक्षण किसे कहते हैं। तो इन क्वेश्चनों को भी आप सोल्व करें और इन चारों का कमेंट जवाब आपको बताना है। ये और ये इन चारों का आपको जवाब लिख करके बताना है। तो मित्रों ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ ही फैक्ट हैं, अगर फैक्ट को निकालें तो आपका एक पेज ही भरेगा, एक साइड का एक पेज। ये समझने की चीज है, इसमें ज्यादा फैक्ट नहीं है। तो आज का ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट आपका चैप्टर आएगा भूमि, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ पढ़ते रहें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।